नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 11 मार्च 2022 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेखों और संपादकीय की चर्चा की जाएगी और उनसे संबंधित जो भी मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न होंगे उनकी उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। आज की अपनी चर्चा को प्रारंभ करने से पहले हम सत्र के विषय देख लेते हैं। हमारा पहला विषय है डोनबास गणराज्य बफर जोन, यानी डोनबास का जो क्षेत्र है जिसके लिए प्रमुख रूप से रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला किया गया है, इस क्षेत्र को रूस क्या एक बफर जोन बनाना चाहता है। तो बफर जोन का जो सिद्धांत है वो हम देखेंगे और साथ साथ इसकी संभावनाएं क्या हैं और किन क्षेत्रों को पहले ही बफर जोन की तरह माना जा रहा है वो भी हम चर्चा करेंगे। दूसरा आलेख, डोभाल ने समुद्री सहयोग का आह्वान किया। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल, उनके द्वारा समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए एक तरह से आह्वान किया गया है और इसके संबंध में प्रमुख रूप से अगर हम कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की बात करें जिसकी बैठक माले में संपन्न हुई है, वहां पर प्रमुख रूप से क्या निर्णय हुए हैं और भारत के लिए इसका किस रूप में महत्व है वो हम चर्चा करेंगे। तीसरा, वैश्विक मूल्य वृद्धि से चीनी निर्यात में तेजी। चीनी के निर्यात में तेजी से वृद्धि हो रही है। प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके मूल्यों में एक वृद्धि देखी गई है। रूस और यूक्रेन की स्थिति के कारण भारतीय रुपए में एक जो गिरावट आई है उसका प्रभाव भी ये है कि हमारा जो चीनी निर्यात है वो बढ़ा है। इसके अलग अलग पक्षों की हम चर्चा करेंगे। हमारा अंतिम विषय होगा, हम चंद्रमा पर नवीनतम क्रेटर के बारे में क्या जानते हैं। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह अगर हम देखें तो अलग अलग क्रेटर या गड्ढे जैसे आकृतियां दिखाई पड़ती हैं। चंद्रमा पर उपस्थित इस तरह के क्रेटर या जो गड्ढे हैं वो स्थायी रूप में लगातार क्यों रहते हैं और पृथ्वी पर अगर हम देखें तो उसमें परिवर्तन होता रहता है। प्रमुख रूप से इस आधार पर हम चर्चा करेंगे कि इस तरह का परिवर्तन क्यों होता है और अंत में अपनी चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा से संबंधित अभ्यास प्रश्न की उत्तर संरचना की हम चर्चा करेंगे। आज के पहले विषय को हम देखते हैं, कैन डोनबास रिपब्लिक्स वर्क एज बफर जोन। ये आलेख टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के प्रश्न संख्या प्रथम पर है और सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में इसे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं। वर्तमान में रूस और यूक्रेन के संघर्ष की बात करें तो प्रमुख रूप से जो डोनबास क्षेत्र है जिसमें लोहांस्क और डोनेस्क दो प्रमुख क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक तरह से स्वतंत्रता की जो स्थितियां हैं वो लगभग घोषित हैं और माना यह जा रहा है कि ये जो क्षेत्र है इसको एक तरह से एक बफर क्षेत्र के रूप में बना दिया जाएगा। जब भी हम किसी देश को या किसी क्षेत्र को एक बफर जोन कहते हैं, इसका मतलब यह है कि दो बड़ी जो शक्तियां होती हैं उनके बीच में यह क्षेत्र एक नियंत्रक के रूप में या आप कह सकते हैं एक न्यूट्रल भाग के रूप में कार्य करता है। इस देश के माध्यम से जो बफर जोन के रूप में है वो ए और बी जो बड़ी शक्तियां हैं उनके बीच में संघर्ष को एक तरह से रोकता है। जैसे अगर हम नेपाल की बात करें तो तिब्बत पर चीन के नियंत्रण के बाद नेपाल एक तरह से भारत के लिए बफर क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। अगर हम इससे पहले देखें तो यह स्थिति प्रमुख रूप से तिब्बत की थी जब तक वह स्वतंत्र था जिस पर चीन का नियंत्रण नहीं था, लेकिन तिब्बत पर चीन के नियंत्रण के बाद नेपाल भारत और चीन के बीच में एक बफर क्षेत्र के रूप में हो गया। इसी तरह की स्थिति अगर हम यूक्रेन और रूस के भाग में देखें तो डोनबास को बफर क्षेत्र के रूप में क्या रूस बदलना चाहता है और इसके पहले भी अगर हम देखें तो पूर्वी यूरोप का जो भाग है वहां पर रूस के प्रभाव से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो स्वतंत्र देश के रूप में कार्य कर रहे हैं जिनको बहुत बड़ी संख्या में देशों के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, जिसमें प्रमुख रूप से अगर हम ट्रांस निस्त्रिया की बात करें, अबखाजिया की बात करें, साउथ ओसेशिया की बात करें, इन तीन क्षेत्रों के अलग से कार्य करने की जो स्थितियां दिख रही हैं, जो एक देश की तरह व्यवहार कर रहे हैं, माना जा रहा है कि जो पूरा डोनबास का क्षेत्र यूक्रेन में उसकी भी एक बफर जोन जैसी स्थिति बन सकती है। इसी संबंध में आलेख में हम प्रमुख रूप से चर्चा कर रहे हैं। भू राजनीति में प्रमुख रूप से पैरा स्टेट या पैरा राज्य का एक सिद्धांत होता है। जब हम पैरा राज्य की बात करते हैं या पैरा देश की बात करते हैं तो ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके पास आंतरिक रूप में संप्रभुता तो होती है लेकिन बाहरी संप्रभुता नहीं होती है, यानी देश स्वतंत्र रूप में जरूर काम कर रहा है लेकिन अन्य देशों के द्वारा इसको मान्यता देना या अन्य देश इसको संप्रभु देश मानते हैं, ऐसी स्थितियां नहीं होती हैं। इस तरह के देश को हम पैरा राज्य या पैरा कंट्री एक तरह से मानते हैं और ये वैध राज्य नहीं होते हैं क्योंकि वैश्विक समुदाय के द्वारा इनको मान्यता नहीं दी जाती है। वर्तमान स्थितियों में अगर हम देखें तो अबखाजिया और दक्षिणी ओसेशिया दोनों ही जॉर्जिया के भाग हैं और इनको अगर हम देखें तो पैरा स्टेट या पैरा राज्य कह सकते हैं, लेकिन कुछ देशों के द्वारा इनको मान्यता भी प्राप्त है। जैसे वर्तमान में अबखाजिया और दक्षिण ओसेशिया को रूस और रूस के जो कुछ सहयोगी देश हैं जैसे सीरिया, नौरू, निकारागुआ
और वेनेजुएला के द्वारा मान्यता प्राप्त है, लेकिन वैश्विक स्तर पर अन्य देशों ने इसे मान्यता नहीं दी है। जहां तक हम ट्रांसनिस्ट्रिया की बात करें, और यह क्षेत्र प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो मोल्डोवा का भाग है और यह स्वतंत्र रूप में है, लेकिन ट्रांसनिस्ट्रिया जो मोल्डोवा से अलग एक स्वतंत्र क्षेत्र है, वहां पर हम देखें तो रूस के द्वारा मान्यता इसको प्राप्त नहीं है। लेकिन ये तीनों क्षेत्र अबखाजिया, दक्षिणी ओसेशिया और ट्रांसनिस्ट्रिया, ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे को मान्यता देते हैं और यहाँ पर इनकी अपनी अपनी सरकारें, संसद, सशस्त्र बल, संविधान, झंडे और अपने राष्ट्रीय गान हैं। ये सामान्य देश जैसी स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर अधिक मान्यता न होने के कारण इनको हम पैरा राज्य या पैरा स्टेट की एक स्थिति मानते हैं, क्योंकि यह मुख्य देश से अलग हो चुके हैं, जैसे अबखाजिया और दक्षिण ओसेशिया जॉर्जिया में, और अगर हम ट्रांसनिस्ट्रिया की बात करें तो यह मोल्डोवा में। लेकिन बाहरी देशों के द्वारा बड़े पैमाने पर मान्यता नहीं देने के कारण हम इसको बाहरी रूप में संप्रभु नहीं कहते, इसीलिए इनको हम पैरा राज्य या पैरा स्टेट का एक दर्जा देते हैं। अगर हम इन सभी के अस्तित्व में आने की बात करें तो दक्षिणी ओसेशिया और अबखाजिया ये मूल रूप से जॉर्जिया से अलग हुए हैं और ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्दोवा से अलग हुआ है। अगर हम 1991 से पहले यानी सोवियत संघ जब हुआ करता था, अगर हम उस समय की बात करें तो अबखाजिया और दक्षिण ओसेशिया दोनों को ही पर्याप्त रूप में स्वायत्तता प्राप्त थी। लेकिन यहाँ पर 1980 के दशक में जॉर्जिया में जैसे जैसे राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ी, प्रमुख रूप से अबखाजिया और दक्षिण ओसेशिया में भी तनाव की स्थितियां बढ़ती गईं। सोवियत संघ में 1991 से पहले अगर हम देखें, जब मिखाइल गोर्बाचोव राष्ट्रपति थे और जिनके समय में एक तरह से सोवियत संघ का विखंडन हुआ, तो उनके द्वारा सोवियत संघ में सुधार करने के लिए दो नीतियों की बात की गई। एक नीति कहलाती है पेरेस्ट्रोइका और दूसरी ग्लोस्नास्त। जब हम पेरेस्ट्रोइका की बात करते हैं तो उनके द्वारा प्रमुख रूप से कम्युनिस्ट पार्टी में जो भी राजनीतिक और आर्थिक नीतियां हैं उनमें रिस्ट्रक्चरिंग या पुनर्संरचना की बात की गई थी, यानी वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार राजनीतिक और आर्थिक जो तंत्र है उसमें सोवियत संघ में परिवर्तन की बात की गई। और ग्लोस्नास्त की जो नीति थी उसके माध्यम से पारदर्शिता और खुलेपन की एक तरह से बात की गई, यानी जो अर्थव्यवस्था एक बंद रूप में है सोवियत संघ में, उसको विस्तारित या खुला करने की बात की गई और पारदर्शी रूप में। इन दोनों नीतियों को मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा आगे बढ़ाया गया और इसी का परिणाम था कि आगे चलकर 1991 में सोवियत संघ टूट गया। और इसी कड़ी में अगर हम देखें, पेरेस्ट्रोइका की जब बात की गई, यानी रूस में जो भी एक तरह से ढांचा है उसकी पुनर्संरचना की बात की गई, तो वहां पर कई क्षेत्रों ने स्वतंत्र होने का एक तरह से प्रयास किया। और इसी कड़ी में अगर हम देखें तो सोवियत संघ का जब बिखराव हुआ तो जॉर्जिया भी एक अलग देश के रूप में हुआ और जॉर्जिया के अंदर जो अबखाजिया था ये 1992 में इसने स्वतंत्र होकर अलग से देश के रूप में घोषणा करी, यानी जॉर्जिया का भाग होने के बाद भी इसने एक तरफा रूप से घोषणा करी और इसी कारण से 1992-93 में जॉर्जिया में युद्ध जैसी स्थितियां बनी। इस स्थिति में अगर हम देखें तो अबखाजिया का प्रमुख रूप से रूस के द्वारा समर्थन किया गया। मार्च 1993 में अबखाजिया की जो संसद है उसने रूसी संघ में शामिल होने की अपील की, लेकिन रूस के द्वारा इस पर कोई भी निर्णय नहीं दिया गया। 1996 में रूस और राष्ट्रमंडल स्वतंत्र देशों के जो समूह के सदस्य देश थे उन्होंने मिलकर एक तरह से अबखाजिया पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए, क्योंकि वह जॉर्जिया से अलग होने का प्रयास कर रहा था। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति के रूप में व्लादिमीर पुतिन सत्ता में आते हैं, उन्होंने स्थितियों को एक तरह से परिवर्तित किया और 2008 में प्रतिबंधों को वापस ले लिया और पुतिन के समय में जो प्रतिबंध थे वो सही रूप में अबखाजिया पर लागू ही नहीं थे और अबखाजिया को स्वतंत्र एक तरह से देश के रूप में 2008 में मान्यता भी दे दी गई। 2008 में रूस और जॉर्जिया के बीच में युद्ध हुआ और यह प्रमुख रूप से दक्षिण ओसेशिया क्षेत्र के लिए हुआ और इसी दौरान अबखाजिया ने जो बचे कुछ क्षेत्र जिन पर जॉर्जिया का नियंत्रण था उसको अपने कब्जे में कर लिया और हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप में एक देश के रूप में अबखाजिया सारा क्षेत्र उसने अपने नियंत्रण में ले लिया। वर्तमान में अबखाजिया की जो राजधानी है सुखुमी, वहां पर रूस ने अपना दूतावास भी खोल दिया है। सितंबर 2009 के बाद से अबखाजिया और रूस के बीच में सैन्य सहयोग भी बढ़ा हुआ है और अबखाजिया में बड़ी संख्या में रूसी सैनिक भी हैं और वित्तीय सहायता भी बड़े पैमाने पर रूस के द्वारा अबखाजिया को दी जाती है। अबखाजिया को प्रमुख रूप से रूस के द्वारा एक तरह से एक अलग देश के रूप में स्थापित किया गया है, लेकिन अबखाजिया पूर्णतः रूस के नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि अगर हम वर्तमान में नीति देखें तो अबखाजिया में किसी भी तरह से कोई भी रूस का व्यक्ति कोई संपत्ति खरीद नहीं सकता है। तो इस आधार पर एक प्रतिबंध जैसी स्थिति रूसियों के लिए लगी है कि वह अबखाजिया में कोई संपत्ति नहीं ले सकते हैं। 2008 में रूस ने अबखाजिया के साथ मैत्री सहयोग और पारस्परिक समर्थन बढ़ाने के लिए एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। रूस के साथ में सहयोग के लिए अबखाजिया एक नए प्रकार की संधि की बात कर रहा है और इस संधि में अबखाजिया अपनी संप्रभुता को
प्रमुख रूप से बनाए रखना चाहता है और रूस के साथ भी एक तरह से अपने संबंध मजबूत रखना चाहता है। लेकिन इस नई संधि में जो एकीकरण का शब्द है, यानी अबखाजिया का रूस में एकीकरण हो जाए, इस एक तरह से शब्द को अबखाजिया हटाना चाहता है। साउथ ओसेशिया की तुलना में अबखाजिया रूस के उतना करीब नहीं है और अबखाजिया के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसको रूस की जरूरत है, चाहे आर्थिक रूप में या सैन्य रूप में बात करें या वैश्विक जनमत में उसकी जो मंजूरी है उसके लिए। इसी कारण से रूस ने अबखाजिया के साथ अपने संबंध बनाए रखे हैं। अगर हम दूसरे यहाँ पर भाग की बात करें, दक्षिण ओसेशिया, यह भी एक तरह से कहां पर है, जॉर्जिया में स्थित है। इसने भी 1991 में सोवियत संघ के विघटन की बात की स्थितियों में अपने आप को जॉर्जिया से अलग देश के रूप में घोषणा करी और इस आधार पर जॉर्जिया में युद्ध जैसी स्थितियां बनी। रूस ने मध्यस्थता करी और युद्ध विराम हुए और दक्षिणी ओसेशिया एक तरह से विभाजित हो गया, यानी कुछ भाग तो स्वतंत्र हुए लेकिन कुछ भाग पर अभी भी जॉर्जिया सरकार का नियंत्रण था। 2008 में रूस जॉर्जिया का जब युद्ध हुआ तो दक्षिणी ओसेशिया के जो बचे हुए क्षेत्र थे जो जॉर्जिया के नियंत्रण में थे, उन पर भी दक्षिणी ओसेशिया की सरकार ने नियंत्रण कर लिया और 2008 में रूस ने दक्षिण ओसेशिया को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। हम ध्यान रखें, जैसा हमने अभी चर्चा भी करी, कि दक्षिण ओसेशिया अबखाजिया की तुलना में अधिक रूस का समर्थन करता है और 2016 में रूस के साथ एकीकरण के पक्ष में एक जनमत संग्रह की उसने योजना भी बनाई थी, लेकिन रूस में उसका विरोध हुआ। इस कारण से यह जनमत संग्रह नहीं हुआ। रूस के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए जिस तरह से अबखाजिया के द्वारा एक संधि हस्ताक्षर की गई है, उसी तरह की संधि दक्षिण ओसेशिया के द्वारा रूस के साथ की जा रही है। अबखाजिया रूस के साथ एकीकरण का विरोध करता है, लेकिन दक्षिणी ओसेशिया एकीकरण की बात को एक तरह से स्वीकार करता है और वह रूस में अपने एकीकरण के पक्ष में है। अबखाजिया की तुलना में दक्षिणी ओसेशिया का भाग है वो रूस के ज्यादा करीब है और ये एक बड़ा कारण है कि रूस के द्वारा दक्षिणी ओसेशिया के क्षेत्र को बड़े पैमाने पर आर्थिक सब्सिडी दी जाती है और ये उनके लाभ की स्थितियों को बनाकर रखता है और रूस से उनके संबंध भी मजबूत रहते हैं। अबखाजिया और दक्षिणी ओसेशिया के संबंध में हम चर्चा कर चुके हैं जो जॉर्जिया की है। अब तीसरे भाग की हम बात करते हैं जो मोल्डोवा में है और जो यूक्रेन के साथ एक सीमा भी बनाता है, ट्रांसनिस्त्रिया। सोवियत संघ के 1991 में विघटन की स्थितियों में मोल्डोवा एक तरह से देश के रूप में अस्तित्व में आया और उसी में से टूटकर अलग देश के रूप में ट्रांसनिस्त्रिया ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और वहां पर जो भी एक तरह से रूसी सैनिक हैं उन्होंने एक तरह से ट्रांसनिस्त्रिया का समर्थन किया। मोल्दोवा के सैनिकों ने 1990 से 1992 के बीच में इस क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए कई प्रयास किए और क्योंकि रूस के सैनिक ट्रांसनिस्त्रिया में उपस्थित थे, इसीलिए वह ट्रांसनिस्त्रिया पर नियंत्रण नहीं कर पाए और यह स्वतंत्र रूप में एक तरह से अस्तित्व में बना रहा। बाद में रूस और मोल्दोवा के बीच में जो समझौता हुआ उसके आधार पर अगर हम देखें तो वर्तमान में जो रूसी सैनिक वहां पर हैं उन्हें एक तरह से मोल्दोवन शांति सैनिक के रूप में माना गया है जो ट्रांसनिस्त्रिया की एक तरह से सुरक्षा करते हैं। 2006 में ट्रांसनिस्त्रिया में एक जनमत संग्रह किया गया। इस जनमत संग्रह में 97% से अधिक ट्रांसनिस्त्रिया के लोगों ने रूस के साथ एकीकरण के लिए मतदान किया और जिस तरह से क्रीमिया का रूस में विलय हुआ है उसी तरह का विलय ट्रांसनिस्त्रिया रूस में अपना चाहता है, लेकिन रूस ने इसका एक तरह से स्वागत नहीं किया क्योंकि रूस को लगता है कि एक छोटे स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में वह एक बफर जोन बन जाएगा और उसके लिए एक सुरक्षा की स्थिति मजबूत रहेगी, बजाय इसके कि ट्रांसनिस्त्रिया का विलय कर लिया जाए रूस में। तो इस आधार पर अगर हम देखें, वो चाहे अबखाजिया हो, दक्षिणी ओसेशिया हो या ट्रांसनिस्त्रिया, तीनों को ही बफर जोन के रूप में रूस के द्वारा स्थापित करने का एक प्रयास किया गया है, जिससे कि एक न्यूट्रल या कह सकते हैं एक तटस्थ देश के रूप में ये क्षेत्र स्थापित रहेंगे और रूस की सुरक्षा को एक मजबूती मिलेगी। अबखाजिया और दक्षिण ओसेशिया की बात करें तो वह प्रमुख रूप से जॉर्जिया के क्षेत्र हैं, तो माना जा रहा है कि उस क्षेत्र में एक तरह से यह रूस का प्रमुख रूप से नियंत्रण वाला क्षेत्र है जहां पर रूस अपने हिसाब से कार्य कर सकता है। तो ये स्थितियां रूस को मजबूती देती हैं अपनी सुरक्षा को विस्तारित करने के लिए। इसीलिए रूस के द्वारा इस तरह के स्वतंत्र जो बफर क्षेत्र हैं वो बनाने में ज्यादा ध्यान दिया गया है। इन तीनों क्षेत्रों के अगर हम रूस से संबंध की बात करें तो प्रमुख रूप से रूस उनके संरक्षक के रूप में काम करता है और आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य समर्थन प्रमुख रूप से इनको देता है, जिसके आधार पर एक तरह से ये क्षेत्र तेजी से आगे बढ़े हैं। इन तीनों क्षेत्रों को रूस के ग्राहक राज्य के रूप में देखा जाता है, यानी जो भी एक तरह से उत्पादन की स्थितियां हैं, जो वस्तु की आपूर्ति है, सेवाओं की आपूर्ति है, वह प्रमुख रूप से रूस के द्वारा इन क्षेत्रों में की जाती है। जब हम बात करते हैं व्यापारिक नीतियों में
अबखाजिया के द्वारा काफी हद तक स्वतंत्र नीति अपनाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इस तरह का प्रयास अगर हम देखें तो दक्षिणी ओसेशिया और ट्रांसनिस्त्रिया में उतना अधिक नहीं है। इसी आधार पर दक्षिणी ओसेशिया और ट्रांसनिस्त्रिया को रूस के ज्यादा करीब माना जाता है बजाय अबखाजिया के। वर्तमान में अगर हम तीनों क्षेत्रों की बात करें तो उनकी अर्थव्यवस्था और बैंकिंग प्रणाली वो बड़े पैमाने पर रूस से जुड़ी हुई है। इन तीनों क्षेत्रों में अधिकांश लोग रूसी बोलते हैं या दूसरी भाषा के रूप में कम से कम रूसी भाषा उनके द्वारा उपयोग की जाती है। इन सभी के पास रूसी पासपोर्ट है। वह रूस से पेंशन के रूप में सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी प्राप्त करते हैं। इन तीनों क्षेत्रों के रूस से जिस तरह से संबंध है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये क्षेत्र रूस के प्रभाव में है। और इसी तरह की जो प्रक्रियाएं हैं वो डोनबास क्षेत्र के लिए भी की जा रही हैं, जिसमें लुहांस्क और डोनेट्स्क क्षेत्र आते हैं। और ये अगर क्षेत्र बफर क्षेत्र के रूप में स्थापित होते हैं तो यूक्रेन के संबंध में जो सुरक्षा चिंताएं हैं रूस की वो काफी हद तक कम हो जाएंगी, क्योंकि पूरा डोनबास क्षेत्र वहां पर रूस का प्रभाव बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। जिस तरह से तीनों क्षेत्रों के लिए एक मॉडल अपनाकर उनको स्थापित रखा गया है रूस के द्वारा, उसी तरह की स्थिति डोनबास के जो दोनों गणराज्य हैं उनके लिए एक तरह से रूस प्रयास कर रहा है। और माना जा रहा है कि रूस का यही प्रमुख उद्देश्य है। इस हमले के माध्यम से जो रूस ने यूक्रेन पर किया है वह समस्या के समाधान के रूप में डोनबास में जो दोनों गणराज्य हैं लुहांस्क और डोनेट्स्क उनको एक तरह से वास्तविक राज्यों के रूप में स्थापित करेंगे, जैसा अबखाजिया, दक्षिणी ओसेशिया और ट्रांसनिस्त्रिया स्थापित हैं। रूस के द्वारा इनको मान्यता दी जाएगी, सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी और वास्तविक राज्य के रूप में यह प्रमुख रूप से काम करेंगे। डोनबास क्षेत्र क्योंकि रूस के नियंत्रण में रहेगा और रूस के काफी करीब होगा, तो एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो रूस की सीमा पर होगा। और ऐसी स्थिति में रूस की जो सुरक्षा है और रूस का जो आधिपत्य है वो इस क्षेत्र में बना रहेगा। इस आधार पर माना जा रहा है कि रूस डोनबास को एक स्वतंत्र बफर क्षेत्र के रूप में स्थापित करना चाहता है। यह उसकी सुरक्षा चिंताओं के लिए एक समाधान भी माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस तरह से पश्चिमी देशों के प्रतिबंध हैं उसके आधार पर क्या डोनबास के क्षेत्र में रूस उस तरह से सब्सिडी, उस तरह से आर्थिक मदद दे पाएगा जैसा वह अबखाजिया, दक्षिणी ओसेशिया और ट्रांसनिस्त्रिया में दे पाया है। अगर नहीं हो पाया तो यह क्षेत्र आर्थिक रूप में आगे नहीं बढ़ पाएगा और समस्याएं बढ़ेंगी। इसी समस्या का अगर रूस समाधान कर ले तो वह अन्य तीन क्षेत्रों की तरह इसको भी बफर क्षेत्र बनाकर अपनी सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं हैं वो दूर करके एक तरह से इस क्षेत्र में जो युद्ध की स्थितियां उनको रोक सकता है। लेकिन डोनबास के बफर क्षेत्र या रूस के प्रभाव वाले क्षेत्र के रूप में स्थापित होने की जो प्रक्रियाएं हैं वो तेजी से बढ़ेंगी, यह एक तरह से भविष्य में निश्चित है। हम आज के अपने दूसरे आलेख को देखते हैं, दोवल कॉल्स फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन। समुद्री क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोवाल के द्वारा अपील की गई है। उनके द्वारा यह अपील मालदीव की राजधानी माले में चलने वाले एक सम्मेलन में की गई है, जहां पर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बैठक चल रही है। इस बैठक में प्रमुख रूप से तीन देशों का ये जो समूह है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इसमें एक चौथे देश के रूप में मॉरिशस को भी शामिल किया गया है। और इस आधार पर समुद्री क्षेत्र में जो सहयोग की स्थितियां उसको विस्तारित किया गया है। प्रमुख रूप से अगर हम हिंद महासागर के क्षेत्र की बात करें, भारत के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में अपने सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2011 में मालदीव और श्रीलंका के साथ मिलकर एक तीन देशों का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की जो बैठकें हैं वो प्रारंभ की गई, जिससे कि समुद्री सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाया जा सके। अगर हम इन तीन देशों की बैठकों की बात करें जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की थी, 2014 से 19 के बीच में एक ठहराव जैसी स्थितियां दिखाई पड़ी और चीन ने हिंद महासागर में अपने प्रभाव को बढ़ाया। लेकिन ये स्थितियां दोबारा एक तरह से मजबूत हुई 2020 में, जब तीनों देशों की बैठक फिर से शुरू हुई। तीन देशों की ये जो बैठक समुद्री सुरक्षा सहयोग पर होती थी, इसका नाम बदल दिया गया और 2020 में इस त्रिपक्षीय बैठक का नाम बदलकर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव या कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव कर दिया गया। इस समूह की स्थापना 2020 में कह सकते हैं वास्तविक रूप में हुई, लेकिन 2011 से यह सक्रिय रूप में काम कर रहा है समुद्री सुरक्षा में सहयोग करने के लिए। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की 10 मार्च की जो बैठक है वो मालदीव की राजधानी माले में आयोजित हुई और वहीं पर चौथे सदस्य के रूप में मॉरिशस को इसमें शामिल कर लिया गया है। साथ साथ बांग्लादेश और सेशल्स, इनको पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है और माना जा रहा है कि आने वाली जो बैठकें होंगी उनमें इन दोनों को एक सदस्य के रूप में भी अंतिम रूप में शामिल किया जाएगा। हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग और साझा सुरक्षा उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस क्षेत्रीय समूह को भारत के द्वारा प्रमुख रूप से आगे बढ़ाया गया। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के भारत के अलावा जो सदस्य देश है मालदीव, श्रीलंका और अब मॉरिशस भी हो गया है, इन देशों में चीन का जो प्रभाव है उसको एक तरह से कम करना भी इस कॉन्क्लेव का प्रमुख रूप से उद्देश्य है।
और इसको स्थापित करने के लिए भारत प्रमुख रूप से इसीलिए प्रयास कर रहा था। 2011 से अगर हम 2014 तक की बात करें तो ये जो त्रिपक्षीय समूह था भारत, मालदीव और श्रीलंका के साथ में, इनका प्रमुख फोकस समुद्री क्षेत्र में आम सुरक्षा खतरों में एक तरह से सहयोग करना और साथ साथ जो भी वहां पर चुनौतियां हैं उनको निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई करना। प्रमुख रूप से सहयोग का आधार यह था कि समुद्री डोमेन जागरूकता, जिसको हम मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस भी कहते हैं, इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य ये होता है कि इस प्रकार की समझ को विकसित करना जिससे समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा, आर्थिक रूप से लाभ की स्थिति और पर्यावरणीय सुरक्षा उसको भी प्रमुख रूप से बनाया जा सके। और इसके लिए देशों के द्वारा जब सहयोग किया जाता है तो इसको हम समुद्री डोमेन जागरूकता कहते हैं। दूसरा प्रमुख रूप से जो काम इन तीनों देशों के द्वारा किया जा रहा था, स्वचालित पहचान प्रणाली, जिसे हम ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। इस स्वचालित पहचान प्रणाली के माध्यम से समुद्री क्षेत्र में जो भी जहाज एक तरह से गति कर रहे हैं उनकी ट्रैकिंग करना, उन पर निगरानी रखना, उनकी पहचान सुनिश्चित करना, जिसके माध्यम से समुद्र में सुरक्षा स्थापित होती है। इसी के साथ साथ लंबी दूरी की पहचान और ट्रैकिंग ये भी करना, जिसमें कि लंबी दूरी में जो जहाज हैं जैसे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में गति कर रहे हैं उनकी पहचान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। समुद्री डोमेन जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण यह प्रमुख रूप से करना। इसी के साथ साथ खोज और बचाव यानी सर्च एंड रेस्क्यू। मान लीजिए हिंद महासागर के क्षेत्र में किसी भी जहाज में कोई समस्या है तो वहां पर एक तरह से उसकी खोज करना और बचाव के लिए कार्रवाई करना, इसके संबंध में भी तीनों देशों के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। तेल प्रदूषण की स्थितियां अगर बनती हैं, क्योंकि कभी कभी ऑयल के टैंकर समुद्री भाग में डूब जाते हैं तो वह एक तरह से पर्यावरण के लिए बड़ी समस्या है, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए भी तीनों देश सहयोग कर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए तीनों देश मिलकर संयुक्त रूप में गतिविधियां और अभ्यास करते हैं। अवैध प्रकार की जो समुद्री गतिविधियां हैं उन संचार लाइनों पर एक तरह से निगरानी रखी जाती है, जहां पर प्रमुख रूप से समुद्री लुटेरे हमला करते हैं। जैसे हम प्रमुख रूप से हिंद महासागर में सोमालिया तट की बात करें, समुद्री क्षेत्र से जो भी कच्चा तेल निकाला जा रहा है, अगर वहां पर कोई प्रदूषण जैसी स्थिति बनती है तो उसके लिए आकस्मिक योजना तैयार करके उसकी रोकथाम करना। इसी के साथ साथ मानवीय सहायता और आपदा में राहत, किसी भी तरह की अगर प्राकृतिक आपदा आती है उसमें किस तरह से लोगों का बचाव किया जाए और उनको सहायता दी जाए, वह एक तरह से मानवीय सहायता और आपदा राहत में कार्य किया जाता है। समुद्री डकैती रोकने के लिए जो भी अवैध गतिविधियों के केंद्र हैं वहां पर निगरानी रखना, और अंत में समुद्री क्षेत्र में जो भी सर्वेक्षण किए जा रहे हैं उनके संचालन के लिए जो प्रशिक्षण की स्थितियां हैं उनमें तीनों देशों के द्वारा सहयोग किया जाता है। ये प्रमुख क्षेत्र है जहां पर 2014 तक काम किया जा रहा था। नवंबर 2020 में इन तीन देशों की जो बैठक हुई वहां पर खुफिया सूचनाओं को साझा करने की बात की गई। समुद्री सुरक्षा में जो सहयोग किया जा रहा है उसको और व्यापक करने पर आपस में सहमति हुई। नवंबर 2020 की बैठक के आधार पर यह माना जाता है कि भारत, श्रीलंका और मालदीव ने हिंद महासागर क्षेत्र में जो समुद्री सुरक्षा है उसको मजबूत करने के लिए जो प्रयास है उनको पुनर्जीवित किया। और इसी प्रक्रिया में अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से 4 स्तंभ है जिस पर खुफिया जानकारी साझा की जाती है और आपस में सहयोग किया जाता है। ये 4 स्तंभ हैं: समुद्री सुरक्षा, मानव तस्करी, आतंकवाद और साइबर सुरक्षा। इन 4 क्षेत्रों में तीनों देशों के द्वारा आपस में सहयोग किया जा रहा है। 10 मार्च 2022 को माले में आयोजित कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की बैठक में मॉरिशस को शामिल कर लिया गया। मॉरिशस के शामिल होते ही जो दायरा है इन तीनों संगठनों का, जो अब 4 हो चुके हैं, वो विस्तारित कर दिया गया है। अब यहाँ पर इन 4 के अलावा मानव सहायता और आपदा राहत को भी शामिल कर दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में 4 की जगह ये 6 क्षेत्र हैं जहां पर प्रमुख रूप से इस कॉन्क्लेव के द्वारा कार्य किया जाएगा। भारत, मालदीव और श्रीलंका के द्वारा कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के अंतर्गत समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पिछले वर्ष 27 और 28 नवंबर 2021 को कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फोकस्ड ऑपरेशन, इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना, मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स और श्रीलंका नौसेना ने दक्षिणी अरब सागर के क्षेत्र में एक तरह से कार्रवाई की, और यह क्षेत्र तीनों देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एक तरह से शामिल माना जाता है। इस ऑपरेशन का प्रमुख उद्देश्य हिंद महासागर के क्षेत्र में उन क्षेत्रों में सुरक्षा मजबूत करना जहां पर व्यावसायिक रूप में पानी के जहाज आते जाते हैं, जिनको हम व्यावसायिक शिपिंग लेन कहते हैं, वहां पर सुरक्षा एक तरह से मजबूत करना यह प्रमुख प्रयास था इस ऑपरेशन का। इसी के साथ साथ इस क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो भी समुद्री सुरक्षा की एजेंसियां हैं उनके बीच में आपसी सहयोग और समझ को बढ़ाने के लिए भी काम किया गया, और अंतर क्षमता का निर्माण एक तरह से किया गया। यानी किसी भी देश के पास कोई क्षमता है तो उसका उपयोग दूसरे के द्वारा किया जाए, और दूसरे के पास क्षमता है तो पहले के द्वारा उपयोग किया जाए।
आपस में एक दूसरे की जो क्षमता है उसका उपयोग करके समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय अपराध जो भी समुद्री क्षेत्र में हो रहे हैं उनको रोकने के लिए कार्रवाई करना, हिंद महासागर के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को रोकना, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैध रूप में जो समुद्री गतिविधियां हैं उनका संचालन आसानी से हो सके और उसमें कोई बाधाएं नहीं आ पाए। प्रमुख रूप से इस ऑपरेशन का यही उद्देश्य था जो पिछले वर्ष नवंबर में 3 देशों की नौसेना के द्वारा मिलकर संचालित किया गया। हिंद महासागर का क्षेत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र से हमारा प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है समुद्री क्षेत्र से। प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो अरब सागर के भाग से और साथ साथ बंगाल की खाड़ी से, यानी अगर हम मलक्का जल संधि की बात करें या एक तरह से हम बात करें जो फारस की खाड़ी से होकर हमारा व्यापार होता है, या प्रमुख रूप से स्वेज नहर से होते हुए जो प्रमुख रूप से यूरोपीय देशों से व्यापार होता है, इसके लिए हिंद महासागर में सुरक्षा आवश्यक है। और इसी आधार पर मालदीव, श्रीलंका और भारत के द्वारा प्रमुख रूप से सहयोग किया जा रहा है और अब इसमें मॉरिशस भी शामिल है। और जैसा हमने देखा कि बांग्लादेश और सेशल्स यहाँ पर ऑब्जर्वर हैं, इनको भी आगे चलकर पूर्ण सदस्य बनाया जाएगा। चीन के द्वारा हिंद महासागर में जिस तरह से अपने आप को विस्तारित करने और अपने आप को मजबूत करने का प्रयास किया गया है, इसी की जवाबी कार्रवाई में अगर हम देखें तो भारत के द्वारा कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का एक तरह से स्थापना किया गया है और प्रमुख रूप से म्यांमार के सित्तवे, श्रीलंका का हम्बनटोटा और पाकिस्तान का ग्वादर, इन बंदरगाहों के माध्यम से हिंद महासागर में भारत को एक तरह से घेरने का प्रयास है चीन का। और इसी कड़ी को तोड़ने के लिए भारत मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस जैसे देशों के साथ सहयोग को बढ़ा रहा है, जिसमें आगे चलकर बांग्लादेश और सेशल्स भी शामिल होंगे। जिस तरीके से मालदीव और श्रीलंका में चीन अपने कदम बढ़ाने के प्रयास कर रहा है, उसको एक तरह से रोकने की प्रक्रिया में भी इस कॉन्क्लेव को माना जा रहा है। जैसे जैसे यह कॉन्क्लेव विस्तारित होगा, हिंद महासागर में भारत की स्थिति मजबूत होगी। हम आज के अपने तीसरे आलेख को देखते हैं, शुगर एक्सपोर्ट्स एक्सेलरेट ऑन ग्लोबल प्राइस रैली वीक रूपी। वैश्विक स्तर पर जिस तरह से मूल्यों में वृद्धि हो रही है, प्रमुख रूप से इसका कारण रूस और यूक्रेन का विवाद है, क्योंकि कच्चे तेल का जो मूल्य है वो $100 प्रति बैरल के आंकड़े से ऊपर जा रहा है। कच्चे तेल के जो भी मूल्य बढ़ते हैं उसके कारण परिवहन महंगा हो जाता है, क्योंकि प्रमुख रूप से पेट्रोल डीजल हम यहीं से प्राप्त कर रहे हैं और जब भी परिवहन महंगा होता है विभिन्न वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। और अगर हम चीनी की बात करें तो चीनी इसमें अपवाद नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से चीनी के मूल्य बढ़ रहे हैं, उस आधार पर एक तरह से भारत के पास एक विकल्प है कि भारत अपने निर्यात को बढ़ाकर ये बाजार में जो कीमतें बढ़ी हुई हैं उनको काफी हद तक नियंत्रित कर सकता है। भारत विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और अगर हमारे द्वारा चीनी का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है तो उम्मीद की जा रही है कि चीनी के जो मूल्य बढ़े हुए हैं उनमें एक गिरावट आ सकती है। इसी आधार पर भारत का जो निर्यात है उसके बढ़ने की संभावना है। रूस और यूक्रेन के संकट के कारण वैश्विक स्तर पर प्रमुख रूप से विनिमय दर में बड़े परिवर्तन हुए हैं और इसका प्रभाव अगर हम डॉलर रुपए की विनिमय दर देखें तो वहां पर भी हुआ है। अगर हम एक अनुमान मान लें कि $1 50 रुपए का है, इसे केवल उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं, वास्तविक में नहीं है। अगर $1 50 रुपए का है और मान लीजिए बढ़कर 75 रुपए का हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं कि रुपए एक तरह से कमजोर हो गया, क्योंकि आपको ज्यादा रुपए देकर अब $1 मिल रहा है। तो डॉलर मजबूत हो गया लेकिन रुपए यहाँ पर कमजोर हो गया। तो ऐसी स्थिति में होता ही है कि हमारे जो निर्यात हैं वो मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि हमारे निर्यात सस्ते होकर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं। तो माना यह जा रहा है रुपए की कमजोरी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के मूल्य की जो वृद्धि हुई है उस कारण से भारत के जो निर्यातक है चीनी के, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी मात्रा में चीनी निर्यात करने का एक तरह से ऑर्डर मिल सकता है और ये संभावनाएं तेजी से बढ़ेंगी अगर वर्तमान स्थितियां बनी रहती हैं। भारत में अगर हम चीनी के विपणन की बात करें तो प्रमुख रूप से अक्टूबर से लेकर ये सितंबर के बीच में चलता है और सामान्यतः 1 अक्टूबर को चीनी का जो विपणन वर्ष है वो शुरू होता है, क्योंकि इसी समय चीनी के व्यापार की सारी स्थितियां प्रारंभ होती हैं। 1 अक्टूबर 2021 को विपणन वर्ष जो शुरू हुआ है, जो 2021-22 का विपणन वर्ष है और सितंबर 2022 तक चलेगा। अगर हम जनवरी तक के आंकड़े की बात करें तो भारत ने 30.68 लाख टन चीनी का निर्यात कर दिया है। 2021-22 की अगर हम विपणन वर्ष की बात करें तो बिना सरकारी सब्सिडी के 46 लाख टन जो चीनी है उसके निर्यात के जो ऑर्डर है वो एक तरह से लिए जा चुके हैं। 2020-21 का जो विपणन वर्ष था वहां पर भारत ने रिकॉर्ड स्तर में 7.23 मिलियन टन चीनी का निर्यात किया था। 2020-21 में जो चीनी का निर्यात था उसका अधिकतम भाग अगर हम देखें तो सरकारी सब्सिडी के माध्यम से किया गया था, जिसका एक तरह से विरोध हुआ, क्योंकि WTO के नियम निर्यात पर इस तरह की सब्सिडी की अनुमति नहीं देते हैं
और डब्ल्यूटीओ में 2019 में हम एक तरह से केस हार चुके हैं चीनी पर जो हम सब्सिडी देते हैं उसके संबंध में, और हमारे विरुद्ध ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला एक तरह से केस जीत चुके हैं। हम चीनी पर जो भी निर्यात सब्सिडी देते हैं उसको हमें समाप्त करने की आवश्यकता है। इस पैनल के द्वारा एक तरह से ये आदेश दिए गए हैं कि डब्ल्यूटीओ के नियम के विरुद्ध है जो भी सब्सिडी भारत के द्वारा चीनी के निर्यात पर दी जाती है। इसीलिए अगर हम देखें तो 21-22 का जो विपणन वर्ष है चीनी के लिए, जिसमें चीनी का निर्यात किया जा रहा है, उसमें भारत ने निर्यात सब्सिडी को अभी हटा लिया है, जो सब्सिडी पिछले 3 वर्ष से लगातार दी जा रही थी। इसी सब्सिडी के आधार पर अगर हम देखें तो 20-21 का जो विपणन वर्ष था उसमें हम चीनी के निर्यात में रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच पाए। लेकिन जिस तरह से हम डब्ल्यूटीओ में केस हारे हैं, यह सब्सिडी अभी हमें समाप्त करनी पड़ी है। लेकिन इस केस के खिलाफ अपील करने का अभी हमारे पास अवसर है और माना जा रहा है कि अगर हम अपील में सफल हो जाते हैं तो ये सब्सिडी हम दोबारा दे पाएंगे। और जो भी देश इसका विरोध कर रहे हैं, प्रमुख रूप से अगर हम ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला की बात करें, तो उनका यह कहना है निर्यात पर सब्सिडी और जो घरेलू समर्थन दिया जा रहा है ये डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन है। इस आधार पर भारत की निर्यात सब्सिडी का विरोध हो रहा है। अगर हम घरेलू समर्थन की बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गन्ने के संबंध में घोषित किया जाता है, जिसको एफआरपी कहा जाता है। ध्यान रखें, गन्ने के संबंध में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है वो एमएसपी है, लेकिन उसको असली में कहा जाता है एफआरपी, यानी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, यानी उचित और पारिश्रमिक मूल्य। भारत सरकार के द्वारा गन्ने के संबंध में जो भी उचित और पारिश्रमिक मूल्य घोषित किया जाता है वह चीनी मिल के मालिकों को, गन्ना किसानों को देना होता है। अगर चीनी का निर्यात भारत में बढ़ता है तो जो भी चीनी मिलें हैं उन्हें एक तरह से भुगतान समय पर मिलेंगे, और ऐसी स्थिति में जो गन्ना किसान हैं उनको भुगतान समय पर मिल पाएंगे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर चीनी का निर्यात बढ़ता है तो गन्ना किसानों के जो बकाया हैं उनके भुगतान की प्रक्रियाएं तेज हो पाएंगी। आज के हम अपने अंतिम आलेख को देखते हैं, व्हाट डू वी नो अबाउट द न्यूएस्ट क्रेटर ऑन द मून। जिस तरह से पृथ्वी पर कोई भी अंतरिक्ष से आने वाली बाहरी एक तरह से जो भी उल्कापिंड या कोई भी इस तरह से चट्टानी भाग है वो जब टकराए हैं तो पृथ्वी पर अलग अलग जगह गड्ढे या क्रेटर एक तरह से बने हुए हैं, और उसी तरह की स्थिति अगर हम देखें तो चंद्रमा पर भी उपस्थित है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो पृथ्वी पर ज्वालामुखी जो समाप्त हो चुके हैं उनके जो एक तरह से मुख हैं वो भी क्रेटर या गड्ढे के रूप में स्थापित हैं। तो इस तरह से पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर इस तरह से क्रेटर या गड्ढों की स्थितियां बनती हैं। लेकिन अगर हम चंद्रमा की बात करें तो वहां पर जो भी गड्ढे या क्रेटर हैं वो स्थायी हैं, लेकिन पृथ्वी पर जो भी इस तरह से क्रेटर या गड्ढे बने हुए हैं वो अस्थायी रूप में हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है। इस समाचार में प्रमुख रूप से यह बताया गया है कि चीन का एक मिशन जो 2014 में संचालित किया गया था, चांगी 5T1, उस मिशन के माध्यम से जो भी एक तरह से बचा हुआ अवशेष था बूस्टर का, वो एक तरह से चंद्रमा की सतह से टकराया और वहां पर लगभग 65 फीट का एक गड्ढा बना हुआ है। ये एक तरह से पहली घटना है जहां पर स्पेस में जो भी एक तरह से बचा हुआ अवशेष है वह चंद्रमा से टकराया है और जिससे वहां पर एक क्रेटर या गड्ढे का निर्माण हुआ है। तो इस तरह की पहली घटना है जिसको अभी रिकॉर्ड किया गया है। पृथ्वी और चंद्रमा अगर हम दोनों में तुलना करके देखें तो दोनों अपने अस्तित्व के समय से ही क्षुद्र ग्रह, जिनको प्रमुख रूप से हम एस्ट्रॉयड कहते हैं, उनके टकराने के कारण वहां पर गड्ढे या क्रेटर का एक तरह से निर्माण हुआ है। इन गड्ढों या क्रेटर की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि चंद्रमा पर जो गड्ढे और क्रेटर हैं वो पृथ्वी की तुलना में ज्यादा स्थायी हैं, यानी जो भी क्षुद्र ग्रह से टक्कर हुई है वो पृथ्वी पर गड्ढे वर्तमान स्थितियों में पूरी तरह से नहीं है, लेकिन चंद्रमा पर अभी भी बने हुए हैं। यानी उनका अध्ययन करके जो भी क्षुद्र ग्रह का वहां पर एक टक्कर हुई है उसके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि अगर हम 3 कारणों की बात करें, क्षरण, विवर्तनिकी और ज्वालामुखी, इन प्रक्रियाओं के कारण पृथ्वी पर प्रमुख रूप से जो भी गड्ढे हैं वो समाप्त हो जाते हैं, और अतीत में जो भी क्षुद्र ग्रह वहां पर टकराए हैं उनसे जो गड्ढे बने हुए हैं वह प्राकृतिक रूप से जो भी क्षरण होता है, जैसे पानी के कारण, हवा के कारण, तो ये गड्ढे एक तरह से समाप्त हो जाते हैं या दब जाते हैं। या अगर हम विवर्तनिकी की बात करें यानी टेक्टोनिक, तो जो भी पृथ्वी पर प्लेट है उनमें जो गति होती है उनके कारण भी ये जो गड्ढे बने होते हैं इनका विनाश होता रहता है। या अगर हम ज्वालामुखी घटना की बात करें, लेकिन अगर हम यही तुलना के रूप में चंद्रमा की बात करें तो ये स्थितियां चंद्रमा में उपस्थित नहीं है। पृथ्वी पर क्षरण, विवर्तनिकी और ज्वालामुखी की जो घटनाएं हैं
उसके कारण माना जाता है कि 200 से कम एक तरह से क्रेटर हैं या विभिन्न प्रकार के जो गड्ढे हैं जो अवशेष के रूप में हैं, वो चाहे क्षुद्र ग्रह के टकराने से या ज्वालामुखियों के जो एक तरह से बचे हुए भाग हैं उनके गड्ढों के रूप में। चंद्रमा में अगर हम यही तुलना करके देखें तो इस तरह के हजारों क्रेटर हैं। तो चंद्रमा में ज्यादा संख्या में क्यों बचे हुए हैं, पृथ्वी पर कम? तो इसका कारण यही है कि चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति है, यानी कोई भी पवन प्रणाली नहीं है, किसी तरह का मौसम नहीं है, तो वहां पर जो गड्ढे हैं उनका क्षरण नहीं होता है जैसा कि पृथ्वी पर हो जाता है। तो वो गड्ढे चंद्रमा पर स्थायी रूप में रहते हैं। इसी तरह से पृथ्वी पर विवर्तन की टेक्टोनिक होता है क्योंकि प्लेटों में गति होती है, लेकिन इस तरह की जो गति है वह चंद्रमा पर अनुपस्थित है, यानी वहां पर नई चट्टानों का निर्माण नहीं होता है और जो भी सतह का पैटर्न है उनके बदलाव बहुत ज्यादा नहीं होते हैं और ये स्थायी रूप में बना रहता है। लेकिन पृथ्वी पर इस तरह का परिवर्तन लगातार होता रहता है। ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी चंद्रमा पर अनुपस्थित है। इस कारण से जो क्रेटर बने हैं क्षुद्र ग्रह के टकराने से, वो किसी भी तरह की ज्वालामुखी की घटना के कारण समाप्त नहीं होते हैं, जबकि इस तरह के कोई भी गड्ढे या क्रेटर जो पृथ्वी पर उपस्थित हैं वो ज्वालामुखी घटनाओं के कारण समाप्त भी हो सकते हैं। इसी कारण से माना जाता है कि जो गड्ढे या क्रेटर चंद्रमा पर बने हुए हैं वो स्थायी हैं, जबकि पृथ्वी पर बने हुए जो भी गड्ढे या क्रेटर हैं प्रमुख रूप से जो क्षुद्र ग्रह के टकराने से हुए हैं, जो भी इस तरह के गड्ढे या गहराई के भाग निर्मित हुए हैं वो स्थायी रूप में पृथ्वी पर नहीं रह पाते हैं। कारण पृथ्वी पर क्षरण, विवर्तन की और ज्वालामुखी घटनाएं होती रहती हैं, जबकि चंद्रमा पर यह घटनाएं नहीं हैं। आज की चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न, बफर क्षेत्र के सिद्धांत को समझाते हुए रूस यूक्रेन विवाद में डोनबास क्षेत्र के बफर क्षेत्र में बदलने की संभावना पर विचार करें। 150 शब्द, 10 अंकों का प्रश्न। भूमिका, बफर क्षेत्र के सिद्धांत को समझाइए। यहां पर आप बता सकते हैं उदाहरण के रूप में कि बता सकते हैं कि दो शक्तिशाली क्षेत्रों के बीच में एक तटस्थ क्षेत्र होता है, जैसा नेपाल भारत और चीन के बीच में, या जब तिब्बत स्वतंत्र था तब तिब्बत भारत और चीन के बीच में। मुख्य भाग में आप बताएंगे रूस की सुरक्षा के लिए बफर सिद्धांत का महत्व। जॉर्जिया, मोल्डोवा में ऐसे स्वतंत्र देश के जो उदाहरण हैं उनकी आप चर्चा कर सकते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से अबखाजिया, दक्षिणी ओसेशिया और ट्रांसनेस्त्रिया का क्षेत्र बता सकते हैं। निष्कर्ष में आपको बताना है बफर क्षेत्र की स्थापना रूस की सुरक्षा स्थिति को पूर्वी यूरोप में मजबूत करेगी। दूसरे अभ्यास प्रश्न को हम देखते हैं। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की स्थापना के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए भारत के लिए हिंद महासागर में इसके नेतार्थ को भी बताएं। 250 शब्द, 15 अंकों का प्रश्न। भूमिका, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की स्थापना की प्रारंभिक स्थितियों की चर्चा करें। 2011 में जब 3 देशों ने मिलकर इसकी शुरुआत करी, इसका नाम जरूर 2020 में परिवर्तित हुआ, प्रमुख रूप से जब इसे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का नाम दिया गया। तो तीनों देशों की जो बैठक 2011 से शुरू हुई वो प्रारंभिक स्थितियां आपको यहाँ पर बतानी है। मुख्य भाग में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की स्थापना के उद्देश्य को समझाएं। 2011 में क्या उद्देश्य थे, 2014 तक इसने कैसे काम किया और 2020 में इसके उद्देश्यों में जो परिवर्तन किया गया वो आपको बताना है। इसके द्वारा सदस्यता और लक्ष्यों को विस्तारित करना। इसी वर्ष मॉरिशस इस कॉन्क्लेव में शामिल हुआ है, तो अब विस्तारित हो चुका है और इसके लक्ष्य भी विस्तारित किए गए हैं। 4 प्रमुख लक्ष्यों में अन्य लक्ष्य भी जोड़े गए हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। भारत के लिए हिंद महासागर में इसका महत्व, प्रमुख रूप से इस कॉन्क्लेव के माध्यम से हिंद महासागर में भारत अपनी पहुंच को और ज्यादा विस्तारित कर रहा है अपने पड़ोसी द्वीपीय देशों में, जहां पर चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। जैसे आप बता सकते हैं सितवे, हम्बनटोटा या ग्वादर के माध्यम से। तो हिंद महासागर में चीन को कमजोर करने के लिए भारत की तरफ से यह प्रमुख पहल मानी जा रही है। निष्कर्ष, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव द्वारा सहयोग को सुरक्षा स्तर तक विस्तारित किया गया है, जिससे चीन के विस्तार को हिंद महासागर में रोका जा सके। यह हमारा 11 मार्च 2022 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।